और अब मेरे शरीर पर चारों महान फॉरबिडन टोटम आखिरकार पूर्ण हो चुके थे। छाती पर पांगू द्वारा सृष्टि निर्माण, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई और दाएं पैर पर महान वानर राजा मास्टर गुइफू ने दस्ताने उतारे और मेरे शरीर पर बने चित्रों को देखकर लंबी सांस छोड़ी। पूरा हो गया। जिंदगी भर टैटू बनाए हैं लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। पांगू, 9 ड्रैगन, डोंगहुआंग ताई और महान वानर राजा, सिर्फ इस एक सेट के दम पर पूरे जियांगजो के टैटू जगत में कोई भी मेरे गुइफू से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता। मैं कुर्सी से उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। चारों फॉरबिडन टोटम मेरे सीने, पीठ और पैरों पर फैले हुए थे। हर रेखा प्राचीन, भारी और धारदार लग रही थी। खासकर पीठ पर बना 9 ड्रैगनों वाला टैटू। 9 काले ड्रैगन दोनों ओर लिपटे हुए ऊपर उठ रहे थे। उनकी चमकदार शल्कें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। 9 पूंछें पीठ के बीचों बीच मिल रही थीं और एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रही थी। उस ताबूत पर रहस्यमयी जंजीरें लिपटी हुई थी। हालांकि वह सिर्फ एक टैटू था लेकिन उसे देखते ही दिल पर एक अजीब दबाव महसूस होता था। शू शियाओदाओ मेरे चारों ओर घूमकर देखने लगा और अनायास ही निगल गया। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से बनते हुए न देखा होता तो मुझे लगता कि यह रात को खुद ही जीवित हो जाएगा। मैंने कपड़े पहनकर अपने सारे टैटू ढक लिए। अभी ये सिर्फ टैटू हैं, लेकिन जब लाल चांद उतरेगा तभी ये सच में जागेंगे। शियाओदाओ चौंक गया। लाल चांद? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन निकालकर समय देखा। लाल चांद के आने में अब सिर्फ 12 दिन बाकी थे। चलो ब्लैकस्टोन बेस चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने प्रलयकालीन किले का निरीक्षण करें। 2 घंटे बाद हम जियांगजो शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन बेस पहुंच गए। वहां का प्रारंभिक निर्माण पूरा हो चुका था। भूमिगत वेंटिलेशन सिस्टम, ऊर्जा केंद्र और इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम दोबारा चालू किए जा चुके थे। अगले 12 दिनों तक मैंने लगभग आराम नहीं किया। डीजल, भारी ऑफ रोड व्हीकल्स, बैकअप जनरेटर्स, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स और जितनी भी सर्वाइवल सप्लाईज खरीदी जा सकती थी मैंने सब खरीदी। बाहर की दुनिया को लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि सभ्य दुनिया के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लाल चांद के आने से एक दिन पहले आखिरी खेप भी ब्लैकस्टोन बेस में पहुंच गई। गोदाम के अंदर चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बा बंद भोजन, ताजा मांस, दवाइयाँ, डीजल, बैकअप जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स पहाड़ों की तरह जमा थे। 3 मंजिला भूमिगत गोदाम लगभग पूरी तरह भर चुका था। शू शियाओदाओ दरवाजे पर खड़ा होकर आंखें फाड़े देख रहा था। भाई लिए, क्या आप यहाँ अगले जन्म तक रहने वाले हैं? जियांग शिनई भी चुपचाप सब देख रही थी। वह पहले से जानती थी कि मैंने बड़ी मात्रा में सामान जमा किया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से यह विशाल भूमिगत गोदाम देखा तो उसके माथे पर भी शिकन आ गई। किन लिए? आखिर आप किस चीज से डर रहे हैं? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे गोदाम के बीचों बीच चला गया और अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल एक चमक हुई। 3 मंजिला ऊंचाई तक जमा हजारों टन सामान अचानक हवा में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड पहले तक भरा हुआ गोदाम अब पूरी तरह खाली था। वहाँ सिर्फ भारी सामान के दबाव से बने निशान और हवा में बची डीजल तथा अनाज की गंध रह गई थी। शू शियाओदाओ वहीं जम गया। पहले उसने पलकें झकाईं, फिर आंखें मल ली और आखिर में दौड़कर गोदाम के बीच पहुंच गया। खाली जमीन के चारों ओर 3 चक्कर लगाने के बाद वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज तक बदल गई थी। थत तेरे की, सामान कहाँ गया? इतना बड़ा गोदाम भरा हुआ था। मैंने बस एक बार आंख बंद करके खोली और हजारों टन सामान गायब हो गया। यह कोई जादू है क्या? जियांग शिनई की प्रतिक्रिया शियाओदाओ जितनी नाटकीय नहीं थी, लेकिन उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी साफ झटका दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भाई लिए, आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ देर चुप रहा। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। लाल चांद के आने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच्चाई जाननी ही थी। मैंने धीरे से कहा, ये एक पॉकेट स्पेस है। इसका संबंध मेरे शरीर में हुए कुछ विशेष बदलावों से है। पुनर्जन्म की बात मैंने अभी पूरी तरह नहीं बताई। भरोसे की कमी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सच बताना उनके मानसिक दबाव को बढ़ा देता। मैंने आगे कहा, तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि यह स्पेस बड़ी मात्रा में सामान स्टोर कर सकता है। इसके अंदर समय लगभग रुक जाता है। खाना खराब नहीं होगा, दवाइयाँ एक्सपायर नहीं होंगी, डीजल, हथियार और कीमती धातुएं भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। शू शियाओदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो आपने इतना सारा सामान गोदाम में रखने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि अपने साथ लेकर चलने के लिए खरीदा था। भाई लिए, आखिर आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कल रात जब लाल चांद आसमान में उतरेगा तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कल रात ठीक 12 बजे आसमान का चांद खून की तरह लाल हो जाएगा। उसके तुरंत बाद धरती की गहराइयों से काला धुंध निकलेगा और पूरी दुनिया को ढक लेगा। सभी जानवर और पौधे पागलों की तरह म्यूटेट हो जाएंगे और इंसानों को खाने वाले राक्षस बन जाएंगे। पौधे जीवित लोगों को निगल जाएंगे। शहर कुछ ही घंटों में अपना सारा ऑर्डर खो देंगे और मानव सभ्यता एक ही रात में ढह जाएगी। गोदाम के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई। शू शियाओदाओ के होंठ हिले, लेकिन इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले ही उसने अपनी आंखों से हजारों टन सामान को हवा में गायब होते देखा था। उस दृश्य ने उसकी पूरी समझ और तर्क को तोड़ दिया था। जियांग शिनई ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह सिर्फ मेरी आंखों में देखती रही और धीरे से बोली, सबूत? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जो तुमने अभी देखा वह उन्हीं सबूतों में से एक है और दूसरा सबूत तुम्हारे शरीर पर बने टैटू है। जियांग शिनई ने अनायास अपने शरीर पर बने टैटू की तरफ देखा। मैं आगे बोला, लाल चांद की ऊर्जा इंसानों के शरीर पर बने टैटू को सक्रिय कर देगी। वे साधारण टैटू नहीं रहेंगे, बल्कि असली टोटम एवेटार बन जाएंगे। सामान्य टैटू सिर्फ सबसे साधारण फिजिकल एनहांसमेंट देंगे। भयानक पशुओं के टैटू बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति देंगे, जबकि मिथिकल टोटम असली एवेटार जागृत करेंगे। जितना अधिक प्राचीन और पूर्ण टोटम होगा, उसकी डेस्टिनी उतनी ही शक्तिशाली होगी और जागृत